फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में अपन जो पढ़ रहे थे ट्रांसपायरेशन, अपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। तो ट्रांसपायरेशन है वो 11th क्लास की 11th NCERT का 11th चैप्टर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दिया हुआ है। ट्रांसपायरेशन में अपन ने कल देखा था ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन के टाइप्स क्या होते हैं और इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, जिसमें स्टोमेटल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, जो K+आयन थ्योरी के द्वारा स्टोमेटल मैकेनिज्म को बताया जाता है। अब इसके आज हम इनकी गति को प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं। तो स्टोमेटा की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में 4 कारक महत्वपूर्ण है: लाइट, टेम्परेचर, CO2 सांद्रता और वृद्धि हार्मोन। तो सबसे पहले लाइट जो होती है, प्रकाश जिसको बोलते हैं, मांसलोद्भिद, मरोद्भिद यानी सक्सुलेंट, जीरोफाइट जो होते हैं, इनके अलावा सभी प्लांट्स डे में ओपन होते हैं। मांसलोद्भिद, मरोद्भिद कौन से प्लांट होते हैं? ये होते हैं CAM प्लांट जो रात्रि में ओपन होते हैं। इनके स्टोमेटा रात्रि में ओपन होते हैं और सभी प्लांट्स के डे में ओपन होते हैं। लाइट जो होती है स्टोमेटा ओपन में नीला व लाल रंग प्रभावी होता है, यानी स्टोमेटा को ओपन करने के लिए नीला व लाल रंग जरूरी होता है, जिसमें नीला प्रकाश रंध्रों के खुलने में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। दूसरा है इसका टेम्परेचर होता है 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर ये रंध्र है वो रात्रि में भी खुलते हैं, यानी 40 डिग्री टेम्परेचर इनके लिए अनुकूल होता है। 40 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे स्टोमेटा ऑटोमेटिक बंद होना चालू हो जाते हैं। ताप गुणांक Q10 बराबर 2 होता है। CO2 सांद्रता, कम CO2 पर स्टोमेटा ओपन होते हैं, जबकि अधिक CO2 पर ये क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा एक 4th कारक है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन में है साइटोकाइनिन और ABA, दो जो ग्रोथ हार्मोन है वो इसकी स्टोमेटा की जो एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। साइटोकाइनिन स्टोमेटा ओपन को प्रेरित करते हैं। वो कैसे करते हैं? K+ आयन के प्रवेश को बढ़ाकर। गार्ड सेल्स में K+ आयन के प्रवेश को बढ़ाकर साइटोकाइनिन तो स्टोमेटा के ओपन को प्रेरित करता है, और जो ABA होता है वो स्टोमेटा के क्लोज को प्रेरित करता है, यानी स्टोमेटा क्लोज बाद भी इसको ABA बाद भी इसको बोलते हैं। साइटोकाइनिन के प्रेरण का प्रभाव का विरोध करता है। वो कैसे करता है? H+ आयन है उनको सेल से बाहर निकलने से रोकता है, और K+ आयन है उनको सेल के बाहर निकालता है, जिसके कारण सेल में H+ आयन की अधिकता हो जाने से गार्ड सेल्स की जो pH है कम हो जाती है, और जो स्टोमेटा के क्लोज को प्रेरित करती है। ठीक है, तो अगर आपने इसके मैकेनिज्म नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो और देख लीजिए, जिसमें आपको K+ आयन थ्योरी से पता चल जाएगा कि स्टोमेटा कैसे क्लोज और ओपन होते हैं। एक टर्म दी हुई है बाष्पोत्सर्जन अनुपात, ट्रांसपायरेशन रेटियो, TR जिसको बोलते हैं। ये है मोल्स ऑफ H2O ट्रांसपायर्ड अपॉन मोल्स ऑफ CO2 एसिड, यानी निम्न बाष्पोत्सर्जित जल के जो अणु होते हैं उनको स्थिरीकृत CO2 अणु से डिवाइड कर दें तो हमें ट्रांसपायरेशन रेशियो या TR प्राप्त हो जाता है। निम्नतम जल हानि से फोटोसिंथेसिस का अधिक उत्पादन होता है, जिसे ट्रांसफर रेशियो कहते हैं। यानी बाष्पोत्सर्जन अनुपात किसे कहते हैं? कि निम्नतम जल हानि में अधिकतम फोटोसिंथेसिस का उत्पादन करते हैं, उसे TR कहते हैं। CM प्लांट जो होती हैं उनका न्यूनतम TR होता है, सबसे ज़्यादा न्यूनतम TR किसका? CM प्लांट का होता है, जो 50 से 100 होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने स्टोमेटा को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, अभी देख लेते हैं बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें फ्रेंड 2 होते हैं, बाह्य या वातावरणीय कारक, दूसरे होते हैं आंतरिक कारक। ठीक है, बाह्य या वातावरणीय जो कारक होते हैं उनमें वायुमंडलीय आर्द्रता इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। ये ट्रांसपायरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ट्रांसपायरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी वातावरण में ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, और अगर कम होगी तो ट्रांसपायरेशन अधिक होगा। दूसरा कारक है इसका ताप बाष्पोत्सर्जन के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे बाष्पोत्सर्जन की भी बढ़ता है, यानी Q10 का मान बराबर 2 होता है। टेम्परेचर में 10 गुना वृद्धि करने पर बाष्पोत्सर्जन की दर दुगनी हो जाती है, यानी अधिक टेम्परेचर पर अधिक बाष्पोत्सर्जन होता है। तीसरा है प्रकाश में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्पेक्ट्रम नीला व लाल अधिक प्रभावी होता है, जिसमें नीले प्रकाश में बाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होता है। आपने देखा था ना कि हम लोगों ने देखा था नीले प्रकाश में स्टोमेटा अधिक तेजी से ओपन होते हैं, इसके लिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी तेजी से होती है। इसके अलावा इसका चौथा कारक है वायु की गति।
वायु की गति में बाइंड वेलोसिटी यानी बाष्पोत्सर्जन भी बाइंड वेलोसिटी के समानुपाती होती है। यानी अत्यधिक तेज वायु होने पर बाष्पोत्सर्जन पहले बढ़ता है, लेकिन 30 से 50 किलोमीटर पर आवर तक की जो एयर चलती है ना, उसमें तो बाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, परंतु बाद में स्टोमेटा क्लोज हो जाने के कारण ये बंद हो जाता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब ट्रांसपायरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे ऊपर जैसे ऊपर जाती हैं पहाड़, तो वहाँ पे बाष्पोत्सर्जन की बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। तो ये तो हमारे थे कारक जो इसको प्रभावित करती हैं। अब बात हम देख लेते हैं हमारे कारक कौन कौन से हैं बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। रंध्रों की संख्या व खुले रंध्रों का प्रतिशत, पौधों में पानी का प्रतिशत, वितान रचना और बाष्पोत्सर्जन क्षेत्रफल यानी ट्रांसपायरेशन एरिया है, वो ऐसे आंतरिक कारक हैं जो बाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित करते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्षेत्रफल क्या होता है? काली छटाई में बाष्पोत्सर्जन तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन कुछ बाष्पोत्सर्जन कम होता है, लेकिन अधिक जैसे छटाई करते तो एरिया बढ़ जाएगा, तो बाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसको अवरोधित करते हैं। इनको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने वाले पदार्थ। इनमें पदार्थ एक फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA जिसको बोलते हैं, ये एक रंगीन प्लास्टिक होता है। इसके अलावा एस्प्रिन, AVA, ऑक्सीइथिलीन, सिलिकॉन तेल, CO2, कम श्यान मोम, ये भी है जो एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करते हैं, बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, बाष्पोत्सर्जन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यानी क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ताप इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है फैक्टर है वो है ताप नियमन, यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ताप नियमन बना रहता है, कूलिंग इफेक्ट बना रहता है। पत्तियों की सतह पर कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या पत्तियां 10 से 15 डिग्री तक ठंडी रहती हैं। पौधों का निश्चित ताप बना रहता है और इसके कारण पौधों का निश्चित ताप बना रहता है, यानी टेम्परेचर इनमें पौधों में बढ़ता नहीं है। पौधों में अवशोषण में परिवहन के लिए बाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना, यानी पानी का जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है ना बिना ऊर्जा के, उसके लिए अगर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो पौधों के अवशोषण के लिए खिंचाव उत्पन्न नहीं होगा, तो पौधों में अवशोषण और परिवहन के लिए, जल के परिवहन के लिए खिंचाव बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तीसरा है खनिजों का प्लांट के सभी अंगों को परिवहन, जो भी बाष्पोत्सर्जन के लिए होता है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई, ये भी कहाँ से मिलता है? ट्रांसपायरेशन से ही हमें मिलता है। इसके द्वारा रसावरण की एक क्रिया भी होती है। इसके अलावा ये पादपों के आकार व बनावट को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये है ट्रांसपायरेशन की इम्पोर्टेंस, यानी किस किस इफेक्ट, किस किस प्लांट्स में किस किस इफेक्ट को ये पैदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्लांट्स भी इसमें देख रखे हैं कि जैसे C4 प्लांट जो NCERT में दे रखे हैं फ्रेंड्स, C4 प्लांट है वो C3 पौधों के समान मात्रा में CO2 के यौगीकरण यानी स्टार्च के निर्माण में आधी मात्रा में जल को उपयोग करते हैं। यानी जो C4 प्लांट है वो C3 से लगभग आधी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं। अब यह कुछ अपन ये देख लेते हैं कि कौन सा जो यंत्र है वो किस काम आता है। जैसे पोरोमीटर है, पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पोरोमीटर यूज करते हैं। पोटोमीटर बाष्पोत्सर्जन को नापने के लिए, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र भी इसको बोलते हैं, ये फ्रेंड्स कई बार पूछ लेते हैं। जल अवशोषण की दर को नापते हैं, बाष्पोत्सर्जन के समानुपाती होता है। दूसरा मैनोमीटर जो कि रूट प्रेशर को नापने के लिए काम में लिया जाता है। और एक प्रयोग और होता है बलयान प्रयोग, ये कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि भोजन के स्थानांतरण में फ्लोएम, रसारोहण में जाइलम काम आता है। ये बलयान प्रयोग द्वारा ही सिद्ध किया जा चुका है और इसे सर्वप्रथम इंडियन टेलीग्राफ पादप में सिद्ध किया था। ठीक है, अब इसके अलावा प्लांट्स में खनिज पोषकों का भी उद्ग्रहण संचरण होता है, दूसरा फ्लोएम का संचरण होता है। तो दोनों का संचरण कैसे होता है वो आप अपन देख लेते हैं। तो खनिज पोषकों आयनों का जो संचरण वो उद्ग्रहण होता है ना, वो जड़ों के द्वारा निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषित नहीं हो सकता। क्यों? इसके लिए आवश्यक रूप से ऊर्जा चाहिए ही होती है। क्यों? क्योंकि इसके दो कारक हैं। मृदा में खनिजों का आवेशित रूप में पाए जाने के कारण ये सेलवार को पार नहीं कर पाते हैं।
दूसरा, मृदा में खनिजों की सांद्रता जड़ों के अंदर सांद्रता से प्राय कम पाई जाती है। ठीक है, अधिकांश जो खनिज है रूट्स में एपिडर्मल सेल्स की साइटोप्लाज्म में सक्रिय अवशोषण के द्वारा ही इनका प्रवेश होता है। तो खनिजों का प्रवेश कैसे होता है? सक्रिय अवशोषण के द्वारा होता है, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा उपयोग में ली जाती है। तो इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, फ्लोएम का उद्गरण या फ्लोएम के द्वारा भोजन का कैसे भोजन स्थानांतरण या फ्लोएम परिवहन। बलीयकरण प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध किया गया, जिसको गर्लिंग प्रयोग भी कहते हैं, कि भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा ही होता है। मुख्य रूप से फ्लोएम का संचरण कैसे होता है? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में क्यों होता है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है जो कि स्थानांतरण में रासायनिक रूप से निष्क्रिय रहती है, इसके लिए सुक्रोज के रूप में ही ट्रांसफर होता है। इसमें जो गति है वो दो दिशा में होती है, ऊपर भी होती है और नीचे की ओर भी, दोनों दिशाओं में इसकी गति होती है। सुगर वाहिका ऊतक के फ्लोएम के द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहनित होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो यानी दो होते हैं इसमें, एक सोर्स होता है, एक सिंक के रूप में काम करता है, जिसमें जिस प्लांट के जिस पार्ट में भोजन का संश्लेषण होता है उसे सोर्स पार्ट कहते हैं। जो मुख्य स्लीव जो होती है ये प्रकाश संश्लेषी भाग होते हैं। दूसरा होता है सिंक, यानी वह पार्ट जहाँ भोजन का एकत्रण होता है वो यह प्रकाश संश्लेषी भाग कहलाता है, और जिसके हमें सिंक कहते हैं। इसकी जो क्रियाविधि है वो कौन सी है? दाब प्रवाह परिकल्पना जिसको बोलते हैं। यह परिकल्पना किसने दी थी? ये मुंशिट द्वारा दी गई थी। इसमें क्या होता है? फ्लोएम रस के द्वारा जो प्लांट्स है उसमें भोजन का संचरण होता है, जिसमें मुख्यतः फ्लोएम रस में क्या होते हैं? H2O शुगर होता है, यानी शर्करा होती है, साथ में इसमें जल होता है, जिससे भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में होता है। तो एक बार देख लेते हैं सोर्स से सिंक तक कैसे प्लांट्स में भोजन का परिवहन होता है, पूरी मैकेनिज्म आपको ये बता देते हैं। तो इसमें देखिए, सोर्स पर सबसे पहले ग्लूकोज का संश्लेषण, यानी पत्तियों में शर्करा का संश्लेषण, ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, जो कि शुगर या डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। डाइसैकेराइड कौन? सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है। सुक्रोज के द्वारा ये जो फ्लोएम की जो सेल्स होती हैं, फ्लोएम सेल्स में कौन सी होती हैं? सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स जो होती हैं, उनके सक्रिय परिवहन के द्वारा ये फ्लोएम चालनी नलिकाओं में लोडिंग कर दिया जाता है। फ्लोएम की जो चालनी नलिका है उनमें लोडिंग होता है। ठीक है, अब सुक्रोज का जो चालनी नलिकाओं में जो भरना होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं? शिरा लोडिंग या मीजोफिल, शिरा लोडिंग जिसको बोलते हैं, जो कि मीजोफिल की चालनी कोशिकाओं में होता है। जैसे ही चालनी नलिकाओं में ये लोडिंग हुआ, इसको फ्लोएम में अति परासरी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे फ्लोएम में क्या हो जाती है? अति परासरी अवस्था, जिससे जल विभव की प्रवणता की शुरुआत हो जाती है। फ्लोएम में ओपी उत्पन्न हो जाता है, फ्लोएम में सामूहिक प्रवाह या दाब प्रवाह सुगम हो जाता है, और फ्लोएम रस का आगे प्रवेश बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद शुगर का जैसे ही हटता है, यानी जैसे ही किसी अंग के द्वारा शुगर का यूज कर लिया जाता है, ऐसे ही उसमें उस अंग में ओपी कम हो जाता है और जल फ्लोएम से बाहर निकल जाता है, जैसे वापस से वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। और इस तरह से फ्लोएम के द्वारा सोर्स के द्वारा सिंक तक भोजन का ट्रांसफर होता है, भोजन पहुंचता रहता है। इसमें कौन सी एक क्रिया महत्वपूर्ण होती है? चालनी नलिकाओं में शिरा लोडिंग की क्रिया होती है, जिसे कंपेनियन सेल्स द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा इसमें एक लास्ट पॉइंट जाता है, बिंदु स्राव जिसको बोलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी अपन देख लेते हैं। बिंदु स्राव क्या होता है? प्लांट के अक्षतिग्रस्त भाग पत्तियों के शीर्ष किनारे जल का के रूप में जो हानि हुई है उसे बिंदु स्राव कहते हैं। ये मुख्य रूप से रात में प्रातःकाल में होता है, और इसका कारण होता है रूट प्रेशर के कारण ये उत्पन्न होते हैं। जल अधिक में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया न्यून होने पर बिंदु स्राव की क्रिया होती है, यानी पानी पत्तियों में किनारों से निकलता है। रात्रि में शाकीय पादपों में टमाटर, बाल्सम, कोलोकेशिया, सैक्सीफ्रेगा, कचालू, नैसर्शियम, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में बिंदु स्राव अधिक देखने को मिलता है। बिंदु स्राव के लिए पत्तियों पर जलरंध्र या वाटर स्टोमेटा या हाइडेथॉट्स भी इनको कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ये जो सदैव खुले रहते हैं, स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं, लेकिन जो वाटर स्टोमेटा है वो हमेशा खुले रहते हैं। इनके नीचे मृदुकीय व ढीला ऊतक भी स्थित होता है, पैरेन्काइमा ऊतक, जिसको क्या कहते हैं? एपिथेम, या फिर ट्रांसफर टिश्यू भी इसको बोलते हैं। तो बिंदु स्राव आपने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ है, एक और होता है, एक रस श्रवण। एक पॉइंट और है, रस श्रवण, एक्जिटेशन या ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। यह उच्च मूल दाब के कारण होता है। इसमें क्या होता है? पादप के कटे हुए क्षतिग्रस्त भाग से तरल का श्रावण होता है। फ्रेंड्स, उसमें अपने देखा था अक्षतिग्रस्त भाग से, इसमें जो कट लग जाता है ना प्लांट्स में, उससे जो रस निकलता रहता है उसे रस श्रवण या ब्लीडिंग कहते हैं। ये किसके कारण होता है? उच्च मूल दाब के कारण। शुगर मेपल, शर्करा,
इससे प्राप्त इसी विधि से की जाती है। रबड़ में अफीम भी इसी क्रिया द्वारा प्राप्त करती है। और दूसरा, टोडी पाम में सर्वाधिक रस द्रावण पाया जाता है 50 लीटर पर डे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देख लिया ट्रांसपोर्टेशन के पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया। इसके साथ ही हमारा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट वाला जो टॉपिक है या चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे रिलेटेड आगे की जो वीडियो है जैसे ट्रांसपायरेशन है या ट्रांसपोर्टिंग प्लांट है, मैंने पहले करवा रखी है, उन वीडियो को भी आप देखिए ताकि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर है लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक्स।